स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेसएक्स का स्टारशिप का तीसरा जो फ्लाइट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या था IFT-3 क्या था? तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। इसका डेट बहुत यूनिक साबित हुआ क्योंकि पाई डे को था। दूसरा ये 22 बर्थडे था स्पेसएक्स का, यानी कि स्पेसएक्स अब 22 साल का हो चुका है। तो ये 14 मार्च को ही बना था 2002 को। अभी 2024 चल रहा है तो ये बना दिया। ये वीडियो मैं 15 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये समझिए तीसरी बार फुल स्टैक का टेस्टिंग हो रहा है। ऐसे हाफ टेस्टिंग होता रहता है, इग्निशन होता रहता है, लेकिन फुल स्टैक लगा के लॉन्च करना ये तीसरी बार हो रहा है। ये ट्यूसडे 14 मार्च 2024 को हुआ था 6:55 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 7 बजे के आसपास, और मैंने इस पे लाइव स्ट्रीम भी किया था लाइव। तो ये बेसिकली इस पे चल रहे हैं ताकि आर्टेमिस का जितना कॉन्ट्रैक्ट वर्क है और इनका खुद का जो प्रोजेक्ट है वो सब सही टाइम पे चलता रहे। तो एम था क्या, करना क्या चाहते थे? एम जो था वो था कि बेसिकली सेकंड टेस्ट से बेटर हो। यहाँ पे समझिए स्पेसएक्स बहुत लंबा गैम्बल खेला है, तो इतना बड़ा गैम्बल को एक शॉट में आप सक्सेस नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं कि एक डिस्पोजेबल रॉकेट बना रहे कि भैया हमने लॉन्च किया हो गया सक्सेस, वो ऐसा ट्राई ही नहीं कर रहे। एम ही बहुत बड़ा है, तो इनको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। तो इनका बस ये है कि सर लॉन्च 1 हमने किया, उसमें जो बूम हुआ उससे बेटर लॉन्च 2 होना चाहिए, हो गया। लॉन्च 2 में जितना प्रोग्रेस किए थे उससे ज़्यादा लॉन्च 3 में होना चाहिए। ये रास्ते पे वो चल रहे थे, ये उनका कोर है। अगर वो लॉन्च 2 से खराब परफॉर्मेंस देता है तो कहा जाएगा फेलियर, अगर उससे ऊपर चला जाता है तो अच्छी बात है। प्लस इनमें रिडंडेंट स्टारलिंक टेस्ट कर रहे थे। आप ये देखेंगे 4 स्टारलिंक डिश डाले गए थे। ऐसा क्यों है? बात है कि स्टारलिंक जब आप जमीन पे हैं तो आपके वेंटेज पॉइंट से स्टारलिंक का सैटेलाइट बहुत देर तक फील्ड ऑफ व्यू में रहता है, लेकिन जब आप ऊपर जाने लगते हैं यानी कि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर तक चले जाते हैं या 300 तक चले जाएंगे इस केस में, तो ये हो जाता है कि सैटेलाइट आपके पास से बहुत तेजी से गुजरने लगते हैं, तो यानी कि कम्युनिकेशन लॉक बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये उतना आसान नहीं है। जियो स्टेशनरी में रहता बात अलग है, लेकिन ये जियो स्टेशनरी में नहीं है, लो अर्थ ऑर्बिट पे। दूसरा चीज, जो खुद लो अर्थ ऑर्बिट पे जा रहा है तो बहुत ज्यादा तिगड़म करना पड़ रहा है इनको मेंटेनेंस सिग्नल करने के लिए, उसी की टेस्टिंग हो रही थी। प्लस अपग्रेडेड हॉट स्टेजिंग इन्होंने पिछली बार भी किया था, वो काम किया, बस डिस्ट्रक्शन बहुत हो गया उसके बाद, मतलब बूस्टर संभाल नहीं पाया। तो इस बार वही अपग्रेडेड एल्गोरिदम को टेस्ट करना था, समझिए। और स्टारलिंक का सैटेलाइट डोर यानी कि जो पेस्ट डिस्पेंसर है इसको भी टेस्ट करना था, क्योंकि मैं बार बार बताते रहूँ, अगर आर्टेमिस मिशन को आप हटाते हो कि ठीक है, मान लीजिए कल को नासा बोलता है सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम मून मिशन नहीं करेंगे, अ, इसका कोई डिमांड नहीं है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट है, सिवाय स्टार लिंक को छोड़ के। स्टार लिंक इसके लिए बैठा हुआ है, मतलब स्टार लिंक और स्टारशिप दोनों की शादी एक साथ होनी चाहिए थी। ये थोड़ा बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है, और स्टार लिंक इसीलिए पंख नहीं फैला पा रहा क्योंकि बम बम सैटेलाइट जो उसको कम लॉन्चेस में करने हैं वो कर ही नहीं पा रहा। तो इसीलिए सारा डिजाइन डे 1 से इनका पेलोड बे उस तरह का है ही नहीं। इनका पूरा टारगेट यही है कि ये एक प्रॉपर ये बना दे, सैटेलाइट डिस्पेंसर बनाते हैं। फिर इन ऑर्बिट प्रोपेलेंट ट्रांसफर, यानी कि जब ये ऑर्बिट में रहेंगे तो ऑर्बिट में अपने इंटरनल टैंक्स में फ्यूल को इधर से उधर करेंगे, प्रोपेलेंट को, यानी लिक्विड ऑक्सीजन को और लिक्विड मीथेन को। ऐसा क्यों? बिना इसके आर्टेमिस मिशन का कॉन्ट्रैक्ट क्लियर नहीं होगा। बूस्टर लैंडिंग जो है उसको ट्राई करेंगे, और यही मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर सेकंड टेस्ट को भी देखते हैं, किसी भी और रॉकेट कंपनी के कंपेयर में सेकंड सक्सेसफुल था। थर्ड यहाँ पे ये चूंकि वो री लैंडिंग ट्राई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा फचांग है। फिर रैप्टर इंजन इन स्पेस इग्निशन, ये ज़रूरी है अगर इससे बहुत ज़्यादा एडवांस काम करना चाहते हैं, क्योंकि कैपेसिटी है। अगर ये स्पेस में जाके रीइग्नाइट कर सकते हैं तो ऑर्बिट फाइन ट्यून कर पाएंगे, किस ऑर्बिट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो कर लेंगे। फिर स्टारशिप का सेफ एंड स्टेबल री एंट्री कराना है, क्योंकि ये ब्लंट बॉडी री एंट्री करेगा। वहीं अगर आप इसे कंपेयर करते हैं स्पेस शटल से, वो एक ऑलमोस्ट ग्लाइडर था, तो ये ब्लंट बॉडी है, तो इसका कंट्रोल अथॉरिटी थोड़ा अलग तरीके का, तो इसको सेफली स्टेबल तरीके से री एंट्री कराना थोड़ा तिगड़म वाला बात होगा। और वही समझिए लैंडिंग, सेफ लैंडिंग बर्न भी करना है, कि मतलब आ तो गया ठीक है, चलिए मान लिया आपने एटमॉस्फेयर से गुजर लिए बल्ले बल्ले, लेकिन उसके बाद आपको स्लो डाउन भी करना है, तो सेफ लैंडिंग बर्न भी इनिशिएट करना है। तो यही इनका एम था, और सब चीज़ सक्सेसफुल होता तो ये इंडियन ओशन में जाके छपाक कर जाते हैं। तो ये प्लान था, ये इनका एम था। तो अब बात करते हैं पास क्या हुआ। पास ये समझिए परफेक्ट रॉकेट लॉन्च हुआ, यानी कि लॉन्चिंग के टाइम में कोई डिस्कशन नहीं, जो कि आप लोग समझिए बहुत बड़ी बात है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है, और ये जब पहली बार लॉन्च किया था तो लॉन्च पैड को ही उड़ा डाले थे। लॉन्च पैड 2 में मतलब टेस्टिंग 2 में भी काफ़ी डैमेज हुआ था, इस बार डैमेज हुआ ही नहीं, कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, कोई फोटोज ही नहीं आ रहा, बस सर हो गया, सॉर्टेड हो गया, मतलब कि लॉन्च सॉर्टेड। फिर स्ट्रक्चरल मैक्स क्यू, ये आप पूरा स्काई स्क्रेपर बनाया, मतलब एक बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग है जो अंतरिक्ष जा रही है, ये मैक्स क्यू ऐसे संभाल लेता है जैसे कोई टेंशन ही नहीं है।
है, लोडेड। आप देखे होंगे लाइव स्ट्रीम में ये बहुत ज़्यादा स्पीड से स्पीड पकड़ रहा था, धड़ 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 करके स्पीड भाग रहे थे। तो मैक्स यूवी हो गया। हॉट स्टेजिंग फ्लॉलेस रहा, ना तो शिप को कोई डैमेज हुआ ना तो बूस्टर को कोई डैमेज हुआ, दोनों अलग हुए, दोनों अपने रास्ते चले गए, बल्ले बल्ले रहा। बूस्टर फूटा नहीं उसी टाइम में जब वो स्लॉश हुआ था, उसी टाइम उनका कहना है फिल्टर ब्लॉक हो गया। फिल्टर में अब चांसेस है कि स्लॉसिंग से कुछ टूटा, टूट के वो फिल्टर ब्लॉक कर दिया, तो फिल्टर जैसे ही ब्लॉक हुआ इंजन चोक कर गया, उसके बाद वो बूम हो गया। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हुआ फर्स्ट हाफ में। और फिर स्टारशिप के साथ भी ये फायदा हुआ कि इसमें आग नहीं लगा। पिछली बार दिक्कत ये था कि ऑक्सीजन वो डंप कर रहे थे, तो ऑक्सीजन डंप करने के दरमियान लिक्विड ऑक्सीजन है, वो अगर कोई भी आपका छोटा सा भी हॉट ऑब्जेक्ट है यानी कि रॉकेट इंजन है, उसके आसपास का चीज में आग लगा देगा। तो ये इस बार नहीं हुआ और स्टारशिप बढ़िया से बिना फायर के दिखा। और जो इनका टारगेटेड पाथ था यानी कि जहां ये जाना चाहते थे वो चले गए। ये ऐसी बात नहीं आप कह सकते कि अच्छा ऑर्बिट तो नहीं गए, वो उनका टारगेट ही नहीं था, इनका टारगेट क्लियरेंस ही नहीं था कि ये ऑर्बिट करें मल्टीपल बार। इनका जो टारगेट था एग्जैक्टली वहीं गए। तो क्या ये जा सकते थे ऑर्बिट आराम से, वो उसमें आप टेंशन नहीं। वो एक्चुअली इनका एकदम ऑलमोस्ट ये श्योर था कि सेकंड में जो आग लगा था, आग के सिवा अगर हटा दे तो इनका कोई भी डेटा ऐसा नहीं कह रहा था कि सर आपको दिक्कत होने वाला है, सारा डेटा सॉर्टेड था। तो पास हो गया काफी सारा चीज, लॉन्च एकदम बम बम हो गया। लॉन्च के बारे में अब डिस्कशन नहीं करना, मैक्स क्यू के बारे में डिस्कशन नहीं करना, हॉट स्टेजिंग का डिस्कशन नहीं करना है, बूस्टर अब मतलब फाइनल लैंडिंग को फाइन ट्यून करना है, स्टारशिप में आग नहीं लगता है यानी स्टारशिप भी काफी सेफ हो गया है, और जहां तक ले जाना है यानी कि एज ए डिलीवरी रॉकेट सॉर्टेड। तो ये सब चीज पे ये पास हो गए। तो अब बात करते हैं फेल भी तो हुए। तो फेल किसमें किसमें हुआ? फेल हुआ कि बूस्टर सेकेंडरी इग्निशन फेल कर गया, यानी कि जैसे ही बूस्टर डिटैच हुआ वो डी सेल बर्न किया, डी सेल बर्न सक्सेसफुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। डी सेल बर्न करने के बाद जब वो बंद करके नीचे आ रहे थे दोबारा इग्निशन हुआ ही नहीं। और एग्जैक्टली कहाँ वो फूटा ये डिटेल नहीं मिल रहा, चूंकि फॉगी वेदर था। कैमरा कवरेज जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ज़्यादा नहीं आया, हो सकता है कुछ लोग का थर्मल कैमरा में अच्छा दिख रहा हो, बट जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम नहीं कोई ऐसा सोर्स आया था। तो ये रिग्रेट। अब कितना पे बूम हुआ, चांसेस है कि 1 किलोमीटर से थोड़ा नीचे पे आके ये बूम हुआ था। ऑब्वियसली पानी में गिर ही जाएगा, उतना बड़ा चीज आप बूम करते गायब नहीं हो जाता, वो स्कैटर करता है, तो स्कैटर चीज तो गिरा है, बट मतलब सेकेंडरी इग्निशन बर्न फेल हो गया। फिर स्टारलिंक का डोर जो है वो डोर काम ही नहीं किया ढंग से, डोर ढंग से खुला नहीं, ढंग से बंद हुआ नहीं। इसलिए फुटेज में जब दिखा भी रहे तो काफी लोग कंफ्यूज है कि भाई डोर बस एक बार थोड़ा सा हिलते हुए दिखा है, पूरा ढंग से खुलना या पूरा ढंग से बंद होना वैसा हुआ ही नहीं। तो ये तो थोड़ा गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। और ऑसिलेशन और स्पिन्स बहुत आ रहे थे, यानी कि जो अपर स्टेजेस थे, यानी कि ये स्टारशिप जो था सेकंड स्टेज, ये बहुत ऑसिलेट कर रहा था ऊपर जाके, ढिंक चिका हो गया था। और रहा बात इसका विंग्स उतना काम नहीं करेगा क्योंकि आप स्पेस में हो, कहाँ से काम करो। ऑलेज थ्रस्टर या तो उसके पास हॉर्स पावर कम था या तो उसमें उतना एल्गोरिदम ठीक से नहीं था कि ये खूब ढिंक चिका करने लगा, मतलब ये ढिंक चिका करके घूम रहा, एंट्री मारने लगा एटमॉस्फेयर, वो सही नहीं था। और प्लाज्मा जैसे ही ये री एंट्री कर रहा था, प्लाज्मा अनप्रोटेक्टेड पार्ट को हिट करने लगे, यानी कि ये शिप था, मतलब ये आप नोट्स देख रहे हैं, आग का डायरेक्शन जो होना चाहिए था, मतलब शिप है, शिप का आग का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए था, आग का डायरेक्शन ऐसे था, यानी कि शिप आधा साइड से हीट शील्ड में भिड़ रहा है, आधा खुला बॉडी में भिड़ रहा था। ये अनस्टेबल था, यानी कि डैमेज हो चुका था शिप। तुरंत क्यों नहीं डैमेज हो गया? क्योंकि ये आप काफी देर तक देखें, बात है ये स्टेनलेस स्टील है, ये इसका फायदा है। अगर एल्यूमिनियम रहता तो तुरंत ही मतलब 1 मिनट के अंदर ही साफ हो जाता, लेकिन स्टेनलेस स्टील काफी देर तक अपने आप को संभाला, लेकिन एंड में वो भी त्याग दिया कि भैया हमसे नहीं होगा। ये पूरी तरह स्वाहा हुआ है, ये इतना हाई एल्टीट्यूड पे स्वाहा हुआ है कि इसका कुछ बचे चांसेस बहुत कम है। तो प्लाज्मा वही समझिए कि अनप्रोटेक्टेड पार्ट को ये लोग हिट कर दिया तो दिक्कत हुई हुआ। और उसी के बाद कहा जाता है कि जैसे ही वो हिट उठ हुआ, क्योंकि जब ये होने लगा, जब वो ढिंक चिका कर रहे थे, तब उससे टाइल्स निकलने लगे। टाइल्स ऊपर जाने टाइम ज़्यादा नहीं डैमेज हुआ था, बहुत कम टाइल्स डैमेज हुआ। और मतलब फुटेज जो भी है उसमें भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि शावर हो रहा है, जो कि पिछले बार हुआ था, कई सारे टाइल्स गिर गए थे। पूरा फुटेज में सिर्फ एक जगह मुझे 1-2 टाइल्स थोड़ा सा क्रैक दिखा था, ज़्यादा नहीं। तो फेल्स तो हुआ, जैसे कि इसमें भी बूस्टर के लैंडिंग के टाइम में भी ऑसिलेशन बहुत हो रहा था। और रहा बात कि क्यों हो रहा था, ऑब्वियसली एरोडायनेमिक्स का इशू है। और दूसरी बात, ये पहली बार कोई ट्राई कर रहा है इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग को कंट्रोल करने का एरोडायनेमिकली। किसी के पास डेटा नहीं है, आप किसी के पास जाके बोल नहीं सकते सर इसका एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं, कोई डेटा नहीं है, फाइटर जेट नहीं है जो 100 पीस बनाया गया है आपको पता है कैसे करते हैं। ये ब्रांड न्यू टेरेन है, मतलब कि किसी को नहीं पता क्या होना है यहाँ पे। और ये स्टारशिप, ये इसके साथ भी वही दिक्कत है कि उलेज थ्रस्टर और विंग्स के बेसिस में उनका शायद डायनामिक स्विचिंग नहीं हुआ ठीक से, गड़बड़ हो गया, तो फेल हुआ। ऐसा मैं क्लियर नहीं कर रहा कि 100 मिशन ले 100 टारगेट लेके निकले थे तो 100 का 100 पूरा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। काफी चीज फेल भी हुआ। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहां पे मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, काफी लोग ये पूरा फेल हो गया, ऐसा नहीं है। ये
अनमिस्टेकेबल प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी कि इसीलिए मैं बोल रहा कि इसको कंपेयर कीजिए पिछले वाले वेरिएंट से, यानी कि शिप 1 से। लॉन्च पैड भी तबाह हुआ था, रॉकेट भी डैमेज हो गया था, रॉकेट रॉकेट तो ये डिटैच भी नहीं कर पाया, उसको बूम करना पड़ा। सेकंड बार में क्या हुआ, लॉन्च पैड संभाल लिया, माइनर डैमेज हुआ और मतलब डिटैच हुआ, डिटैच के बाद बूस्टर तुरंत बूम हो गया और शिप में आग लग गया, वो भी बूम हो गया। वहां से अब कंपेयर कीजिए कि ये जाके अपना जो तो पूरा मिशन था वो किया, री एंट्री में गया, यानी कि एज ए रॉकेट सॉर्टेड है, और बूस्टर भी ऑलमोस्ट नीचे तक आ गया था, सिर्फ सेकंड रीइग्निशन में फेल हुआ। यानी कितना आपका मतलब कितना आपको 100% में चाहिए, इसमें ये बहुत नजदीक आ गया था एज ए कंप्लीशन। तो प्रोग्रेस के तौर पे कि स्टेप 1 टू स्टेप 2 टू स्टेप 3 ये काफी अच्छा ये कर रहे हैं। परफेक्ट नहीं था, मैं एकदम क्लियर, परफेक्ट टेस्टिंग नहीं कह सकते, लेकिन प्रोग्रेस हुआ है। ये इसीलिए आपको ये तीनों को एक के बाद एक देखिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रेस क्या है। और बाय द वे ज्यादा टाइम नहीं है 1 और 2 और 3 के बीच में, तो वही समझिए। और इसमें ये समझिए हर टेस्ट को इनको यही करना है, यानी कि अब जो फोर्थ टेस्ट होगा, फोर्थ टेस्ट को इससे बेटर जाना है, उससे ज़्यादा उसको करना कुछ नहीं है। और यही समझिए इसमें। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये तरीके से कोई और कंपनी रॉकेट नहीं बनाती, सिर्फ स्पेसएक्स बनाती है। बात है स्पेसएक्स दुनिया में इकलौती कंपनी है रॉकेट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर रॉकेट बनाती है, बाकी कोई नहीं है। यूएलए हो, ब्लू ऑरिजिन हो, ये सब अभी आना भी नहीं शुरू किया, और चांसेस है कि ब्लू ऑरिजिन और यूएलए की शादी हो जाएगी। तो वही समझिए दुनिया में तो एक ही को तो कंपनी है, एक कंपनी स्पेसएक्स वर्सेस पूरी दुनिया हार जाएगी, स्पेसएक्स अकेले संभाल लेगा। अब वो फाल्कन 9 का बात हो रहा है, तो उनका जो डिजाइन फिलॉसफी वो काम करता है। तो यहाँ पे वो क्या सीख रहे हैं, इनका फिलॉसफी क्या है, इनका फिलॉसफी है मास प्रोडक्शन सॉर्ट करना। आप बोको चिका को देखिए कि कितना स्पीड से धड़ धड़ करके रिपेयर करते हैं। वहीं पे अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एसएलएस को, आप बोलोगे देखो एसएलएस पहला टेस्टिंग में सक्सेसफुल हो गया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा बॉडी कब बनेगा, दूसरा कब बनेगा, वो बनेगा जी कुछ साल में। यहाँ पे क्या है, 1 साल के अंदर ये 3 टेस्टिंग कर सकते हैं, और 2-3 साल होते-होते तक ये इतना फाइन ट्यून कर देंगे, इतना मास प्रोड्यूस कर देंगे कि टेंशन लेना ही नहीं है सर। रॉकेट फूट भी जाए रीयूज में कोई, तब भी इनको टेंशन नहीं है। रॉकेट रीयूज हो जाए तब तो बल्ले-बल्ले। तो ये मास प्रोडक्शन के रास्ते पे चलना है, यानी कि ये रॉकेट बनाने की फैक्ट्री पे जो मेहनत कर रहे हैं, ये इनको फायदा दे रहा है, क्योंकि ये 200 दिन से अंदर में लॉन्च कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं, बाय द वे स्पेस शटल भी सिर्फ साल में 2 लॉन्च हो पाता था, ये 3 छूने का कोशिश कर रहे हैं और पहुंच ही जाएंगे जिस स्पीड से ये चल, जिस स्पीड से बोका चिका को डेवलप कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इनका लिमिटेशन ये नहीं है कि ये नहीं कर पा रहे, इनका लिमिटेशन है महाराज की एफएए नहीं काम कर पा रहा है। थैंकफुली एफएए के साथ सब लोग बात किए हैं कि चाहे वो ब्लू ओरिजिन हो, वर्जिन गैलेक्टिक हो, ये स्पेसएक्स हो, हर कंपनी आके बोली कि सर अगर आप चाहते हो अमेरिका का पंख निकले, ये हुलुलु आपको बंद करना होगा। और गवर्नमेंट से डिमांड किया गया कि इनका बजट डबल कीजिए और इनका स्ट्रीमलाइन करने बोलिए। तो थैंकफुली चांसेस है कि अगला लॉन्च जो है वो अराउंड 130 दिन से आसपास में हो जाना चाहिए। तो टारगेट वही समझिए, ये मास प्रोडक्शन ज्यादा सीख रहे हैं, रॉकेट कम सीख रहे हैं, मास प्रोडक्शन ज्यादा सीख रहे हैं कि अच्छा ये बूम बोले 4 बूस्टर रेडी है, रेडी है सर, टेंशन लेना ही नहीं, रेडी है, टेक इट एंड गो। और कोई है ही नहीं, किसी से मैं क्या कंपेयर करूं, कोई है ही नहीं जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो। अभी तक सब लोग तो डिस्पोजेबल रॉकेट पे बैठे हुए हैं, स्केल इतना बड़ा रॉकेट है ही नहीं किसी के पास, एसएलएस से भी बड़ा है ये बाय द वे। और केडेंस कितना स्पीड से कर रहे हैं डिस्कशन ही नहीं है। तो वही और रहा बात कितना परसेंट तक मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ, 90%, तो वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, नहीं एक्चुअली ये लास्ट 10% में ही जान निकलता है। आप फाल्कन 9 का ही डेवलपमेंट देखिए, वो ऑर्बिट जाना, ऑर्बिट जाके लैंडिंग बर्न तक आने में उनको टाइम नहीं लगा, लैंडिंग बर्न को सक्सेसफुल बनाने में कि सक्सेसफुली लैंड करो, जान निकल गया। तो वही ये हर प्रोजेक्ट में कहा जाता है कि लास्ट 10% में ही जान निकलती है। तो अभी इनका थोड़ा बैंड बजने वाला, लेकिन एज ए ऑर्बिटल रॉकेट ये सॉर्टेड है, मतलब कि 4th या 5th में ये शायद पेलोड रखना शुरू कर देंगे, कि मतलब इनको टेंशन नहीं, सिर्फ वो इन स्पेस रैप्टर इंजन इग्निशन क्यों नहीं हुआ वो इनको सॉर्ट हो जाए तो उसके बाद ये पेलोड रखना शुरू कर सकते हैं। तो वही समझिए टाइम लगेगा, मैं अभी भी एकदम क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन ये मास प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, देख रहे हैं किस स्पीड से ये इंजन लगा रहे हैं, किस स्पीड से ये इंजन टेस्ट कर रहे हैं, बाकी सबके पास तो है ही नहीं उतने इंजन, और जिस स्पीड से ये लगा लगा टट 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 करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसको कॉन्टेक्स्ट देना चाहते हैं कि इतना बड़ा मून रॉकेट के अगर कंपेयर करते हैं, सैटर्न 5 का ईच स्टेप जो बनाया जाता है, ईच स्टेज जो बना रहा था, वो 1 से 2 साल तक खाता था। तो कंपेयर कीजिए, ये रिस्क ले रहे हैं, ये बात एकदम सच है, लेकिन रिस्क का फायदा है, यानी कि लॉन्ग टर्म में जैसे फाल्कन 9 सबको मार पीट के धो धा के हटा दिया, सेम ये भी वही करने वाले हैं, मार पीट के सबको धो धा के हटा देंगे। सर लो अर्थ ऑर्बिट पे हम हैं और कोई नहीं है, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। तो वो लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाए, थोड़ा सब्र से ठंडे दिमाग से देखिए। जैसे कि नासा क्लिप्स मिशन में क्यों इतना रिस्क ले रहा है, उनको पता है सर एक रिस्क लेंगे, एक बहुत बढ़िया करके कर भी देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ट्राई करते आ रहे हैं 1970 से, फर्क नहीं पड़ रहा है। धड़ 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 करके कमर्शियल करते जाएंगे, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हमारे पास एक पाइपलाइन होगी, पाइपलाइन पे ये खर्च कर रहे हैं कि सर हमको रॉकेट चाहिए, सर फोन उठाइए, सर 24 आवर्स फोन डिलीवरी, उस पर फोकस कर रहे हैं।
तो इनका भविष्य सॉर्टेड है, सॉलिड है और समय ज़रूर लगेगा। मैं एकदम कह वो लास्ट 10% में बैंड बजने वाली है, लेकिन हो जाएगा और ऑर्बिट तक तो ये 5वें में तो एकदम सॉर्टेड है। 5वां लॉन्च जब होगा तो ऑर्बिट एक कुछ ना कुछ डाल ही देंगे जस्ट फॉर लॉल्स। तो ये था मेरा वीडियो स्पेसएक्स का थर्ड स्टारशिप लॉन्च के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने यार वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।